कुंवारी हो, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और खूबसूरत लड़कियां का पैर फिसलने में देर नहीं लगती। मैं हैरान रह गई। क्या मेरी सास मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी? मैंने शाम को यह बात अपने पति को बताई तो उसने कहा कि पागल, वह इल्ज़ाम नहीं लगा रही। यहाँ तो यह रस्म है, इस गांव में ऐसा ही होता है। जबकि मुझे नहीं लगता था यहाँ ऐसी कोई रस्म होगी। यह लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। बहरहाल इस बात की खुशी में मैं कुंवारी हूँ। शाम को मोहल्ले की मिठाई बांटी गई थी और मैं हैरान थी कि अभी तक यहाँ पर कितनी अज्ञानता है। मेरे ससुर की सेहत अच्छी थी। शायद कोहलू पर काम करने की वजह से वह काफ़ी मजबूत जिस्म के मालिक लगते हैं। सुबह ही काम शुरू कर देते थे। अक्सर लोग इनके पास अपना सामान लेकर आते थे। मैंने सुना था कि बालों के लिए नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है। एक दिन एक आदमी नारियल की बोरी उठा कर ले आया। उसने कहा कि शाम तक इसमें से तेल निकाल देना। मैंने सास से कहा कि एक शीशे तेल मेरे लिए भी रख दे, इतना सारा तेल है, इसको क्या पता चलेगा, मैंने अपने बालों में लगाना है। मेरी सास ने कहा नहीं, यह तो ऑर्डर वाला तेल है, अच्छा नहीं लगता, ऑर्डर मिला है हमें, ऐसा हम सामान में इसी नहीं निकाल सकते। मैंने कहा कि एक शीशी निकालने से क्या हो जाएगा। मेरे हाथ में बोतल थी जो बहुत ही छोटी थी, इसमें तो एक छटाक तेल भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि हम इस आदमी को बता देंगे, थोड़ा सा तेल रख लिया है, वह क्या कहेगा, इतनी बड़ी बोरी लेकर आया है। मेरी सास ने कहा नहीं, हम इस तरह के मनमानी नहीं करते। हम हैरान रह गए कि इस तरह की मनमानी नहीं करते, लेकिन और सारे गलत काम करते हैं। इस घर में कोई भगवान को भी नहीं मानता था। झूठ बोलते थे सब लोग। और फिर भी जब मैंने कह दिया कि हम बता देंगे इस आदमी को, फिर भी उन्होंने मुझे तेल रखने नहीं दिया। एक दिन मैं और मेरे पति कमरे में बैठे हुए थे। रात का वक्त था जब अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने अपने पति से कहा, एक मिनट चुप कर आए, यह आवाज़ें कहाँ से आ रही है। लेकिन मेरे पति ने मेरी बात पर गौर नहीं किया। मुझे फिर से आवाज़ आई। मैंने कहा कि हमारे घर से आवाज़ें आ रही है और किसी औरत की आवाज़ है। तो मेरे पति ने कहा किसी भी औरत की आवाज़ नहीं है, माँ बाबा भी इस वक्त सो जाते हैं और इस घर में और कोई औरत नहीं है, परेशान नहीं हो। पर मैंने कहा कि नहीं, आवाज़ तो आ रही है। और मेरे पति आवाज़ सुनकर भी अनसुनी कर रहा था। इसके बाद एक हफ्ते बाद मेरा पति मेरे लिए एक फ़िल्म लेकर आया था। उसने कहा कि हम यह फ़िल्म देखेंगे। रात को हमने कमरे के अंदर ही फिल्म लगाई और इस फिल्म में एक ऐसा मंजर था कि रात होते ही हीरो अजीब सा हैवान बन जाता और जब उस पर चांद की रोशनी पड़ती थी तो मैं और मेरा पति यूं तो फिल्म देख रहे थे, पर मेरा पति मुझे देख रहा था। जब मैं डरने लगी तो उसने कहा कि तुम्हें डर लग रहा है। मैंने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा। यह देखो क्या हो गया हीरो को, इतना भयानक हैवान बन गया। तो पति ने कहा अगर ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा क्या मतलब है, यह कैसे हो सकता है, क्या आप इस तरह के हैवान बन जाएंगे? मैंने हंसकर कहा। तो उसने कहा नहीं, इस तरह से नहीं, लेकिन हो सकता है। मेरे होने वाले ससुर वाले गुलबी नाम के गांव में रहते थे। मेरा नाम मीनू है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मेरे लिए गुब्बी नाम के गांव से रिश्ता आया तो मैं गांव में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि हमारा घर बेंगलोर में काफ़ी गरीब था। लेकिन घर वालों ने कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, इनका अपना तेल का कोहलू है। गांव के लोगों के लिए यह बात बहुत बड़ी थी कि इनका अपना तेल का कोहलू है। बस मेरी शादी करवा दी गई। जब मैं घर में आई तो मेरे देखा कि इस घर में कोई वाकई एक कोहलू लगा हुआ था जो मेरे ससुर अपने घर में ही लगवाया था और वह अलग अलग चीज़ों का तेल निकाल कर बेचा करते थे। मैं बेंगलोर की थी, इसलिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। बेंगलोर की औरतें तो होती ही खूबसूरत है। सोचा कि चलो असली तेल तो मिल ही जाएगा इस घर में। मगर जब यहाँ रहने लगे तो कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मेरे पति अच्छा था, मेरा ख्याल रखता था। मेरी सास एक चालाक औरत थी। उससे शादी से शुरू के दिनों में काफ़ी चालाकी की। सबसे बड़ी चालाकी तो उसने यह की कि शादी वाले दिन ही सुबह मेरे कमरे में आएगी और मुझसे एक सवाल पूछ लिया। मैंने भी उसको सीधा
जवाब दे दिया क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था कि फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो बेटी, यह तो यहाँ की रस्में रिवाज है। हमें यह पता लगाना होता है कि लड़की कुंवारी है या नहीं। और किसी दिन मुझे ज़्यादा गुस्सा आ जाए और इस तरह मुझे पीछे भाग दूँ तो मैंने कहा कि इस तरह की हालत में आने नहीं दूंगी आपको। क्यों गुस्सा आएगा? और वैसे भी मैं आपको कभी भी गुस्सा नहीं करने दूंगी। मेरा पति गंभीर था, जबकि मैं बात को मजाक में टाल रही थी और मैंने कहा कि अगर आप इस तरह के हैवान बन भी गए तो फिर जाहिर है मुझे तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा, घर में कोई तेल पड़ा है क्या, मैंने अपने बालों में लगाना है। तो मेरी सास चौंक गई, बोली, नहीं, घर में कोई तेल नहीं होता, हम सारा तेल बेच देते हैं। आजकल बड़ी महंगाई है, इसलिए एक एक कतरा भी बेचकर घर के सौदे लेते हैं। आम इंसान के घर में भी तेल होता ही है। और यहाँ तो मैं वैसे भी तेल वालों के घर में आई गई थी, मगर मुझे एक बूंद तेल भी नहीं मिल रहा था। मैंने उदासी से बैठी थी तो मेरे पति ने कहा, बड़ी प्यारी लग रही हो, कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल भी। मैंने कहा कि यह खूबसूरत बाल 4 दिन में गिर जाएंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे पति ने कहा कि क्यों? मैंने कहा, अपने घर में रोज़ बालों के लिए तेल लगाती थी और यहाँ पर मुझे एक कतरा ही तेल का नहीं मिल रहा। क्या फ़ायदा हुआ मुझे आप लोगों के घर शादी करके? जिस चीज़ का आप लोग कारोबार करते हैं वह चीज़ बाहर से भी नहीं खरीदते। लेकिन अब आप एक काम करें, मुझे बाहर से कोई अच्छा सा तेल ला कर दे दे तो मैं अपने सर में लगा लूँगी। मेरे पति का मुँह अजीब सा बन गया। उसने कहा कि नहीं, माँ गुस्सा करती है, पैसे खर्च होते हैं। मैंने कहा कि मेरे से पैसे ले ले, क्या मसला है आपको? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस फिर भी गुस्सा करते, उनको पता चल जाएगा। मैंने कहा, पता नहीं लगने दूंगी। तो मेरे पति ने कहा, नहीं, वह तुम्हारे बालों में तेल लगा हुआ देख लेगी और उनको ये पता चल जाएगा। मैंने कहा, मैं सर पर दुपट्टा कर लूँगी। मेरे पति ने कहा, जिस गली में जाना नहीं होता उसका पता नहीं पूछते। तुम ऐसा कोई काम नहीं करो जिसके अंदर फ़ायदा बनने का अनदेखा हो। तो मैं परेशान हो गई। मेरे तो लंबे घने बाल थे और मैं अपने बालों की वजह से ही खूबसूरत और मशहूर थी। मेरे बाल तो ख़राब हो रहे हैं। सारी ज़िंदगी उनको संभाल कर रखा। पहले मेरी माँ, मेरी नानी, सब लोग मेरे बालों की इतनी हिफाजत करते थे। मैंने अपनी सास से दोबारा बात की तो उन्होंने कहा, शादी के बाद कौन से बाल बचते हैं, रोज़ाना नहा नहा कर बाल ख़त्म हो जाते हैं। बच्चे पैदा करोगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जब बच्चा बोलने वाला होता है तो माँ के सर के बाल वैसे भी उतर जाते हैं, इसलिए इन बालों की फिक्र छोड़ो और घर को संभालो। मुझे पता है कि यह वही जवाब देगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब मैं अपने घर गई तो माँ से कहा, मेरे सर में तेल लगा दो। तो माँ भी हैरान रहेगी कि यह क्या हाल बना लिया तुमने, सर में तेल भी नहीं लगा सकती, तेल के कोहलू वालों को घर गई हो, तुझे नहीं मिलता क्या? तो मैं उनको सब जवाब देती। मैं अपने भाई को पैसे देकर तेल की बड़ी शीशी मंगवा ली और सोचा कि अपने कमरे में रखूंगी। अपनी सास से भी यह बात छुपाऊंगी और अपने पति से भी, क्योंकि मुझे अपने बालों से मोहब्बत है। मेरे बच्चे पैदा नहीं होने वाले अभी तो ही मैं अपने बालों की हिफाजत करना क्यों छोड़ दूं? जब बच्चे पैदा होंगे तब बच्चे से हिफाजत करूंगी। पर अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और सुबह सुबह ही शोर की आवाज़ आई। जब मैं उठी तो उसका एम्बुलेंस में डालकर लेकर जा रहे थे। मैं हैरान थी कि क्या हो गया, अचानक इतनी हालत कैसे ख़राब हो गई। एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं, पर मेरे पति ने कहा, तुम बाबा के साथ आ जाना, मैं माँ को लेकर जा रहा हूँ। मैं हैरान हुई कि मेरी सास को ले जाया जा रहा है और मेरे ससुर अभी तक सो रहे हैं। अब मैंने भी अस्पताल जाना था क्योंकि मुझे भी फिक्र थी मेरी सास की, लेकिन ससुर जी उठ ही नहीं रहे थे। यानी कि मैंने उनको एक दफ़ा जगाया, उन्होंने मेरी बात की नहीं सुनी। उसके बाद जब उसे उठे तो मैंने बताया कि यह सब क्या हुआ है। मैं काफ़ी परेशान होकर बोली। उन्होंने कहा, ठीक है, पहले मेरे लिए नाश्ता बनाओ, फिर चलते हैं। मैंने कहा, यह किस किस्म का इंसान है, इसकी पत्नी को एम्बुलेंस में लेकर गए हैं, कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ है और इनको नाश्ते की करने की पड़ी है। मैंने नाश्ता बनाया, फिर उन्होंने चाय पी। फिर मुझे थोड़ी देर के बाद चाय को दोबारा गर्म करवा कर पीते रहे, अखबार पढ़ते रहे, थोड़ी देर खबरें सुनी। इसके देर में मेरी सास और पति घर आ गए। सास को कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं था, उनके सर पर चोट लगी थी और
शायद इसलिए वह बेहोश हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरा सर दरवाजे से लग गया, पर उनकी गर्दन भी अजीब तरह से निशान थे। एक निशान पर तो पट्टी बंधी हुई थी। अगर इंसान का सर लगता है तो यह बात तो समझ में आती, लेकिन गर्दन कभी किसी की जगह नहीं लगती, क्योंकि गर्दन को सर बचा लेता है। गर्दन पर तो तब चोट लगती जब डायरेक्ट गर्दन पर वार किया जाता है। लेकिन मेरी सास कुछ घबराई हुई लग रही थी। जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने अपने पति से कहा, क्या हुआ है, ऐसे कैसे हो गया? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा पहले भी होता रहा है। माँ बहुत ज़्यादा लापरवाह है, लेकिन इस औरत को यह तो याद रहता है कि घर में कितनी चीनी इस्तेमाल हुई है और कितने कितने चम्मच चीनी इस्तेमाल की है। ऐसी औरत लापरवाह कैसे हो सकती? यह दिन भी गुजर गया। अगले दिन मैंने देखा कि मेरी लाई हुई तेल की शीशी जिस जगह पर मैंने रखी थी उस जगह पर नहीं थी। कमरे में तेल गिरा हुआ था। जाने किसने तेल की बोतल वहाँ से उठाई, लेकिन कौन उठा सकता था, जबकि किसी को पता ही नहीं था। मैंने सुना मेरी सास मेरे पति से कह रही थी कि हमें यह काम खत्म कर देना चाहिए। अब मैं ऐतिहासिक करके पागल हो गई हूँ। तुझे अपने बाबा का तो पता है ना, मैं कब तक यह सब करूँगी? मुझे आग से डर लगता है। घर में अंदर ही आग लगाए बैठे हैं। इनको कोहलू को यहाँ हटा दो। मैं हैरान हूँ कि मेरी सास ने तेल के कोहलू को आग के साथ क्यों जोड़ा। यह तो इनका रोजगार था, क्योंकि मेरा पति तो सिर्फ 10,000 की नौकरी करता था, उसमें से 2,000 का पेट्रोल लग जाता था। मेरे पति ने यह कहा कि अगर यह बंद हो जाएगा तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। इतना पुराना कोहलू है, सारे मोहल्ले वालों को भी पता है, मेरे दादा के ज़माने का है। माँ जी ने कहा कि हाँ, तुम लोगों को कारोबार की पड़ी है, यह नहीं पता कि तुम्हारे बाप को तेल से। मेरी सास बोल रही थी कि उसने मुझे देख लिया। मैं उनकी बातें सुन रही थी और वह अपनी बात अधूरी छोड़कर वहाँ से चली गई। मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम्हारी बातें सुन रही थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो चाय का पूछने आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने चाय पी ली है और फिर घर से चले गए। काफ़ी परेशान लग रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास को क्या मसला इस कारोबार से, और मेरी सास इतनी क्यों डरी रहती। अक्सर उसके जिस्म पर जख्म क्यों होते हैं, और मेरे ससुर पूरा दिन कमरे में क्यों बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि अब तो कोहलू को मेरी सास खुद ही चलाया करती थी। मेरे ससुर की मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको किसी बात से कोई मसला नहीं होता था, ना ही वह 3 में 13 दे। लेकिन फिर मेरी सास कहती कि इस पर घर में जितने भी मुसीबतें आ रही है, सबसे जब तुम्हारे ससुर की वजह से आ रही है। हमें समझ नहीं आती थी कि वह ऐसे क्यों कहती हैं। एक दिन मैं सब्जी लेने के लिए मोहल्ले की दुकान पर गई तो मुझे वहाँ मेरे पति का नाम लेकर बोली, तुम उसकी पत्नी हो? मैंने कहा जी। मैंने उस औरत को शादी में देखा था। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ। मैंने कहा घर चलिए, पर वह डर सी गई। नहीं, हम घर नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों? आप हमारे घर क्यों नहीं आ सकते? उसने कहा शादी तो तुम लोगों ने मैरिज हॉल में की थी, इसलिए हम शादी में आ गए थे, लेकिन हम घर नहीं आ सकते। मैंने कहा कि यह क्या बात हुई? वो बोले कि तुम घर में रहते हो, तुम्हें 3-4 महीने में कोई अजीब बात नहीं पता चली? मैंने कहा कुछ छोटी छोटी बातें जो मुझे भी अजीब लगती हैं। वह खानदान काफ़ी रहस्यमयी है, शायद उनका कोई राज है जो छुपाते हैं। तो बुआ ने कहा कि मैं तुम्हें सड़क पर क्या बताऊं, पर उनका एक बहुत बड़ा राज है, और मैं तुम्हें बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि तुम अपने ससुर से बहुत दूर रहना। तुम्हारे ससुर के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन एक बात याद रखना कि वह गड़बड़ तुम्हारी सास की वजह से ही है। मैंने कहा कि आप मुझे उलझा रही हैं, मुझे तो किसी भी बात का समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बता सकती, और यहाँ पर खड़े होकर तो कुछ भी नहीं, और शायद तुम यकीन भी नहीं करोगी। तुम किसी दिन उस कोहलू में से थोड़ा सा तेल निकालकर किसी ऐसी जगह रख देना जहाँ पर कोई भी उसको आसानी से देख सके। उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे घर में क्या मसला है। मैं हैरान रह गई। कहा कि यह क्या बात है? मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ मेरे घर चले, आप मेरे कमरे में बैठ जाइए, वहीं पर बैठकर आप मुझे पूरी बात बता दीजिएगा। पर उस औरत ने कहा कि मैं घर नहीं आ सकती हूँ, पर घर जाकर किसी को भी ना कहना कि तुम मुझसे मिली थी, नहीं तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं नहीं कहूँगी। जब मैं वापस आई तो मेरी सास कोहलू से तेल निकाल रही थी।
मुझे देखते ही कहने लगी, आज इतनी देर लगा दी, सब्जी दुकान से लेने गई थी या खेत से? मैंने कहा, बड़ी भीड़ थी। उसने कहा, जल्दी जल्दी खाना बना लो, मुझे आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, मुझे शाम लग जाएगी। मैंने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े ऑर्डर से पता भी नहीं चलेगा। मैंने तेल छुपाया है, इसलिए मैंने एक छोटी सी बोतल तेल की चुरा कर उसे घर में एक ऐसी जगह रख दी जहाँ पर वह मेरी सास को नजर ना आए, लेकिन आते जाते किसी को भी नजर आ जाए। उस औरत की बातों के बारे में सोचकर हैरान होने लगी कि वह ऐसी बातें क्यों कह रही थी। रात हुई तो मेरे पति ने कहा, आज रात को वो घर नहीं आएगा क्योंकि उसके किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी और वह देर से आएगा, शायद सुबह 4-5 बज जाएंगे। मैं अपने कमरे में सुकून से सो रही थी जब मेरे कानों में शोर की आवाज़ सुनी। पहले कोई जोर से चिल्लाया, उसके बाद वह आवाज़ दब गई। मैं अपनी सास के कमरे में तरफ गई, आवाज़ उधर से ही आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई और मैंने कान लगाकर सुना तो महसूस हुआ मेरी सास बुरी तरह रो रही थी और किसी से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। मैं भी डर गई, यह सब कुछ क्या हो रहा है। पलट कर गेट की तरफ देखा कि कहीं घर में कोई चोर तो नहीं आ गया, लेकिन हम गेट को अंदर से ताला लगा कर सोते थे और ताला अभी भी लगा हुआ था। सास ने चाबी भी मुझे दे रखी थी, कहा था कि सुबह ताला खोल देना क्योंकि तुम्हारा पति सुबह सुबह आएगा। फिर यहाँ पर क्या हो रहा था, क्योंकि उस कमरे में तो उस वक्त सिर्फ मेरी सास और ससुर ही थे। थोड़ी देर बाद अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मेरी सास ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। जाहिर है मैंने ही मदद करनी थी, किसने मदद करनी थी, जबकि मैं खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने करीब पड़ा एक डंडा उठा लिया और एक झटके से दरवाज़ा खोला तो यह देखकर हैरान रहेगी, मेरे ससुर किसी हैवान की तरह काँप रहे थे और उनकी शक्ल ऐसी बनी हुई थी जैसे वह सास की तो क्या मेरी भी जान ले लेंगे। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मुझे ऐसा घूर लगा जैसा कि मुझे मार डालेंगे। मेरी सास ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। मैंने उनकी तरफ डंडा किया, लेकिन वह चिल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़े और मुझे भी भागना पड़ा। मैं जाकर अपने कमरे में छुप गई। मुझे वह सीन याद आ गया जब मेरे पति ने दिखाया था, जब उस फिल्म में हीरो के ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है तो वह दरिंदा बन जाता है, क्योंकि मेरे ससुर की हालत भी ऐसी ही थी, वह किसी दरिंदे से तरह पेश आ रहे थे। मैंने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस स्टेशन हमारे करीब ही था। वह लोग वहाँ पर आ गए और मेरे ससुर को पकड़ कर ले गए। पर जैसे ही उन्होंने मेरे ससुर को पकड़ा तो ससुर बेहोश हो गए। उसके बाद हमने बयान दिया, मेरे पति भी आ गए। मेरे पति ने कहा, तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि वह हमारे घर में पहले भी होता रहा है। मैंने कहा है, क्या मतलब है, पूरी बात बताओ। तो मेरी सास और मेरे पति मुझे ऐसी बात बताई, मैं हैरान रह गई। मेरी सास ने बताया कि तुम्हारे ससुर के साथ मेरी मोहब्बत की शादी थी और जैसे मोहब्बत की शादी में होता है, हम 1 साल के अंदर ही बहुत ज़्यादा लड़ने लगे। मैं अपने घर में चली गई और मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। उसके बाद मैंने अपने पति के पास वापस आने से इनकार कर दिया। यह मेरी याद में बहुत ही ज़्यादा तड़पता रहता और हर तरीके से मुझे मनाने की कोशिश की, पर जब इसने अलग घर बनाया तभी कहीं जाकर मैं वापस आई और तब मेरा बेटा 2 साल का हो चुका था। 2 साल तुम्हारे ससुर ने बहुत तंगी से काटे, बहुत ज़्यादा मेहनत की, कोई साथ देने वाला नहीं था, पत्नी भी पास नहीं थी क्योंकि मैं नाराज़ थी। वो अपनी औलाद से भी नहीं मिल सकता था क्योंकि मेरे पिताजी बहुत सख्त थे इस मामले में। जब मैं 2 साल के बाद वापस आई तो मुझे पता चला कि मेरे पति को एक अजीब खतरनाक बीमारी हो चुकी है, जिसमें अचानक से ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है और वह किसी हैवान की तरह पेश आने लगता है। यह कभी किसी भी वक्त हो सकता है। इसके बाद उसका गुस्सा मुझ पर ही निकलता है, जिस तरह से निकलना चाहे मुझ पर ही निकलता है। इसी बार बार मेरी तबीयत खराब रहती है, सारे रिश्तेदार को पता है।
कि यह पागल है और मेरी वजह से पागल हुआ, इसलिए हमारे घर कोई नहीं आता। शादी हुई वह लोग इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हारे ससुर शादी में नहीं थे। हमने शादी मैरिज हॉल में की थी, घर में नहीं की थी। मैं हैरान रहेगी और मैंने कहा आप लोगों ने डॉक्टर से बात नहीं की? तो मेरी सास ने कहा डॉक्टर से बात की है, डॉक्टर कहता है इनको पागल खाने में दाखिल करना होगा और वहीं पर रखना होगा, लेकिन मैं इनको वहाँ नहीं भेजना चाहती। इस तरह हमारे बदनामी होगी, वहाँ पता नहीं इनके साथ कौन लोग क्या सलूक करेंगे, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ। मेरी सास ने रोना शुरू कर दिया और मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। मैंने कहा मुझे क्या पता था, जो हालत मैंने देखी थी मुझे लगा वह जानबूझकर मेरी सास की जान लेना चाहते हैं, इसलिए तुरंत पुलिस को बता दिया। बाद में मैंने पुलिस को दोबारा बयान दिया, ससुर को वापस घर ले आए और अपनी सास को समझाया कि हर बीमारी पागलपन नहीं होता, हमें उनका इलाज करवाना होगा। फिर हमने उनका इलाज शुरू कर दिया। तब तक वह दवाइयाँ लेते तो ठीक रहते हैं और जब दवाइयाँ नहीं लेते तो हालत फिर से खराब हो रहने लगती है। लेकिन मैंने अपनी सास को कहा अपने दवाइयाँ जिम्मेदार से टाइम पर देनी है और छुपा कर देनी है। अभी हालत इस तरह जिंदगी गुजर रही है, हम सब इनका बहुत ख्याल रखते हैं और अगर इन्हें इस तरह का दौरा पड़ जाए तो सास को वहाँ से हटा लेते हैं। वाकई इंसान का दिमाग बड़ा ही अजीब है। उन्होंने अपनी पत्नी से दूरी काट ली, पर वह दरअसल अपनी पत्नी पर गुस्सा थे क्योंकि वह इनके पास नहीं आ रही थी। वही चीज़ इन्हें अंदर फंस गई थी और बीमारी की शक्ल धारण कर ली थी, इसलिए जब इन पर बीमारी का दौरा पड़ता है तो ये अपनी पत्नी को ही तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनका इलाज चल रहा है, उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएंगे क्योंकि डॉक्टर ने कहा है यह मर्ज ही ऐसी है, इंसान ठीक हो जाता है लेकिन ज़्यादा ध्यान और प्यार देने की ज़रूरत है और हम लोग इनका बहुत ज़्यादा खुश हैं और इनका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।